A very good evening, friends. Today we have two topics with us. One is the labor laws, rights of workmen under labor laws, and second is Constitution of India. So let us first study rights of workmen under labor laws. As we know, there are various labor laws: Factories Act, Payment of Bonus Act, Payment of Gratuity Act, PF, ESI, maternity benefits, and so on. So there are so many acts. Rights basically, conversely, we see they are the liabilities of the employer, which they are required to perform under the labor laws. They may be in the form of facilities, which they are required to provide. It may be in the form of pay or bonus or some incidental facilities or benefits, which they are required to provide to the workers or laborers working under them. Let us see some of the provisions of the Factories Act. अब फैक्ट्रीज में क्या होता है, कई बार मान लो कोई तेल वाली फैक्ट्री है, कुछ है, ठीक है, या इस टाइप से काम होता है, जो फ्लोर है उसका फैक्ट्री का, वो वॉशिंग होनी चाहिए उसकी. इट शुड बी थॉरोली क्लीन्ड बाय वॉशिंग विद डिसइंफेक्टेंट और बाय सम अदर इफेक्टिव मेथड वंस इन एवरी वीक. तो हफ्ते में एक बार सफाई इसकी जरूरी है, ये राइट है. स्पेस की रिक्वायरमेंट है. भाई एक कमरा है, कमरे के अंदर मान लो 25 वर्कर बिठा दिए, ठीक है. राइट्स का पता होना चाहिए, क्योंकि राइट्स कई बार क्या होता है कि अगर लेबर खुद एनफोर्स नहीं करा पाती तो ट्रेड यूनियन उसको एनफोर्स करा देती है, ठीक है, बिकॉज दे आर इन ए बेटर पोजीशन. तो इसीलिए पता होना जरूरी है. स्पेस की जहां तक बात है, वो कहता है कि एयर स्पेस होना चाहिए वर्कर्स के पास, ठीक है, इन द वर्करूम. तो मिनिमम वर्किंग स्पेस हर एक वर्कर के लिए कितना है, 14.2 क्यूबिक मीटर ऑफ स्पेस, ठीक है. उसके हिसाब से अगर आपने 10 वर्कर बिठाने तो 142 क्यूबिक मीटर होना चाहिए. ये कूलर होना चाहिए गर्मियों में, अगर 250 से ज्यादा है तो इफेक्टिव अरेंजमेंट्स फॉर कूलिंग ड्रिंकिंग वाटर होने चाहिए, ठीक है. सेफ्टी ऑफिसर, हम कई बार फैक्ट्रीज में विजिट करते हैं तो वहां पर लिखा होता है ये सेफ्टी ऑफिसर है, ये वेलफेयर ऑफिसर है, ये फैक्ट्री मैनेजर है, ठीक है ना. तो कोई भी अगर कोई कमी पाई जाती है तो उनकी जिम्मेदारी होती है, ठीक है. तो यहाँ पर जो सेफ्टी ऑफिसर है उसकी रिक्वायरमेंट कब है, अगर 1000 से ज्यादा वर्कर्स है तो, ठीक. फर्स्ट एड बॉक्स क्या है, तो सेफ्टी ऑफिसर में नॉर्मली वो एक्स आर्मी मैन को रखते हैं. तो फर्स्ट एड बॉक्स क्या है, फर्स्ट एड बॉक्स ये है कि भाई हर एक 150 वर्कर्स पर एक बॉक्स रखोगे आप, फर्स्ट एड बॉक्स, ठीक है. उसमें पट्टी वट्टी ये वो जरूरी दवाइयां वगैरह होती हैं, ठीक है. फिर वेलफेयर अफसर कब रखना है, वेलफेयर अफसर ये है, द ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री शैल मेक अपॉइंटमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफिसर वेयर 500 और मोर वर्कर्स आर ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड. 500 से ज्यादा है तो आपको वेलफेयर अफसर रखना, 1000 से ज्यादा है तो सेफ्टी अफसर रखना, 150 से ज्यादा है तो फर्स्ट एड बॉक्स रखना, ठीक है. 250 से ज्यादा है तो कूलर रखना. फिर क्रैश है. क्रैश के केस में क्या है, इसमें ना बहुत सारे जो एक्ट्स हैं, जो लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन हैं, कुछ तो स्टेट गवर्नड है, कुछ है सेंट्रल लॉज. तो उसमें भी कई बार ना थोड़ा सा वेरिएशन है. तो इस ये क्रैश के बारे में ये है कि भाई कई जगह तो कहते हैं भाई 50 एम्प्लॉयज हैं तो आपको एक क्रैश रखना है, ठीक है. फिर किसी में क्या कहते हैं, वो कहते हैं अगर चाहे लेस देन 50 हैं, ठीक है, लेकिन अगर 30 फीमेल्स है तो भी आपको क्रैश की रिक्वायरमेंट है, ठीक है. ये 11A ऑफ मैटरनिटी एक्ट, सो इट सेफगार्ड्स द इंटेंट ऑफ सेक्शन 48 ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट. तो दो जगह इसमें प्रोविजंस है, फैक्ट्रीज एक्ट में भी और मैटरनिटी एक्ट में भी है, ठीक है. तो अगर मोर देन 30 फीमेल वर्कर्स आर देयर तो वहां पर क्रैश की रिक्वायरमेंट है. इस पे क्वेश्चन पूछा था एक बार एग्जाम में. एंड एडल्ट वर्कर शुड बी अलाउड टू वर्क ओनली 48 आवर्स इन अ वीक. तो 48 आवर्स है और 48 आवर्स में आपका लंच टाइम इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है. हफ्ते में एक छुट्टी देनी होगी. एंड सच वीकली हॉलीडे शैल बी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, ठीक है. फर्स्ट डे क्या है, जो भी आप जहां से भी वीक शुरू करते हो वहां से, ठीक है. कोई जरूरी नहीं है संडे ही हो, मतलब वो डिपेंड करता है कि आप कहां से शुरू कर रहे हो हफ्ता. बहुत सारी जगह पर क्या होता है, पावर कट्स के हिसाब से होता है. मान लो मंडे को अगर बिजली नहीं आ रही तो जैसे भवान इंडस्ट्रियल एरिया है, शनिवार को छुट्टी होती है. इस तरह से अलग अलग है.
9 घंटे से ज्यादा आप काम नहीं करा सकते। 9 घंटे से ज्यादा का क्या मतलब है? 9 घंटे से ज्यादा का मतलब ये है कि इसमें ओवर टाइम नहीं करा सकते। ओवर टाइम करा के तो 9 घंटे से ज्यादा भी करा सकते हो आप, ठीक है। नो एडल्ट वर्कर शैल वर्क कंटिन्यूअसली फॉर मोर देन 5 आवर्स। 5 घंटे से ज्यादा आप लगातार काम नहीं करा सकते, कम से कम आधे घंटे का रेस्ट देना है, ठीक है। वही लंच टाइम में इंक्लूड कर लेते हो, ठीक है। अगर 9 घंटे से ज्यादा कोई काम करता है या 48 आवर्स से ज्यादा काम करता है तो उसको ओवर टाइम मिलेगा, डबल दी ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस, ठीक है। वुमेन वर्कर्स के लिए ये है कि 6 बजे से पहले या 7 बजे के बाद आप उनको एम्प्लॉय नहीं कर सकते, ठीक है। बच्चों के बारे में भी है कि चाइल्ड जो है हु हैज नॉट कंप्लीटेड 14 इयर्स ऑफ एज शैल नॉट बी एम्प्लॉयड इन दी फैक्ट्री, ठीक है। और सर्टिफिकेट कौन देगा? सर्टिफिकेट देगा बाय सर्टिफाइंग सर्जन, ठीक है। उसकी वैलिडिटी रहेगी 1 साल तक। और जो फीस है फॉर सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस शैल बी पेड बाय द ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री, ठीक है। और बच्चे के लिए क्या है? 4.5 घंटे। जैसे नॉर्मल एडल्ट वर्कर के लिए 9 घंटे हैं, तो जो बच्चा है उसके लिए 4.5 आवर्स है, ठीक है। एंड अगर मान लो वर्कर ने काम किया मिनिमम 240 डेज और मोर इन ड्यूरिंग एनी कैलेंडर ईयर, ठीक है, तो कैलेंडर ईयर भी इंपॉर्टेंट है, ही इज एंटाइटल्ड टू लीव विद वेजेस, ठीक है, तो उसको वेजेस मिलेंगी। लैट्रिन के बारे में रिक्वायरमेंट है फॉर एवरी 20 एम्प्लॉइज देयर शुड बी 1 लैट्रिन फॉर एवरी 20 एम्प्लॉइज, ठीक है। 20 वर्कर पे 20 एम्प्लॉइज पे एक टॉयलेट होना जरूरी है, अप टू 100, ठीक है। एंड देयर आफ्टर 1 फॉर एवरी 50, तो मतलब 100 है तो 5 टॉयलेट हो गए, और अगर 150 है तो कितने हो गए? 6, ठीक है। आउट ऑफ द टोटल रिक्वायरमेंट फॉर मेल एम्प्लॉइज 33% कैन बी सब्सटीट्यूटेड बाय यूरिनल्स, ठीक है। तो 33% इसमें यूरिनल्स हो सकते हैं, और स्टेट रूल्स वेरी इन दिस रिगार्ड, तो इसमें अलग अलग स्टेट में अलग अलग रूल्स हैं। सैनिटरी नैपकिन्स आपको प्रोवाइड करने हैं वुमेन टॉयलेट में, एंड दे मस्ट बी रिप्लेनिश्ड डेली। डिस्पोजेबल लिड्स प्रोवाइड करने हैं विद बिन्स वुमेन्स टॉयलेट में फॉर कलेक्शन ऑफ नैपकिन्स, ठीक है। और यूज नैपकिन जो है उसको डिस्पोजल करना है एज पर द प्रोसीजर। जो एडल्ट वर्कर है ही इज एंटाइटल्ड टू एनुअल लीव विद वेजेस ऑफ 1 डे फॉर एवरी 20 डेज ऑफ वर्क परफॉर्म्ड बाय देम। क्योंकि ये देखो, ये रूल्स किसके लिए काम में आते हैं? ये रूल्स बेसिकली वर्कर्स के तो हैं ही बेनिफिट के लिए, लेकिन जो ट्रेड यूनियंस है या जो एनजीओज हैं उनके लिए भी यूजफुल है, ठीक है। An adult is entitled to annual leave with wages of 1 day for every 20 days of work performed by them during the previous calendar year, ठीक है। तो 20 दिन पर 1 दिन की छुट्टी है एनुअल, ठीक है। मतलब जैसे 240 डेज काम किया तो 20 दिन की छुट्टी मिल जाएगी। और बच्चों के लिए कितना है? 15 दिन पे 1 दिन की छुट्टी, ठीक है। पर यहाँ पर वर्ड कॉन्सेप्ट है कैलेंडर ईयर की, ठीक है। और अगर कोई अर्न लीव नहीं अवेल करता, ठीक है, तो कैरी फॉरवर्ड हो सकती है टू द नेक्स्ट ईयर, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 30 डेज फॉर एन एडल्ट वर्कर, ठीक है। अगर चीफ इंस्पेक्टर मान लो लाइसेंस नहीं देता फैक्ट्री को, तो उसकी अपील कहाँ करनी है? स्टेट गवर्नमेंट को करनी है। वेलफेयर वर्ड जो है, वेलफेयर इन द फैक्ट्रीज एक्ट, इट इंक्लूड्स फैसिलिटीज फॉर ड्रिंकिंग वाटर, सिटिंग एंड फर्स्ट एड, ठीक है। वेज पीरियड जो है आपका 1 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता, 1 महीने के अंदर आपको एक बार वेजेस देनी देनी, ठीक है। And wages of every person employed upon or in railway factory or industrial or other establishment upon or in which less than 1000 persons are employed shall be paid before the expiry of the 7th day। तो 7 दिन के अंदर अंदर आपको वेजेस देनी है, अगले महीने की 7 तारीख के तक, ठीक है। अगर टर्मिनेट किसी की आप टर्मिनेट करते हो किसी को, तो उसको देना है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 2nd वर्किंग डे। आपने 30 अप्रैल को किसी को टर्मिनेट किया तो 2 मई तक आपको उसका हिसाब किताब कर देना है, ठीक है, फ्रॉम द डे ऑन विच हिज एम्प्लॉयमेंट वाज टर्मिनेटेड, ठीक है। और अगर 15 साल से कम का कोई बंदा है तो उस पर कोई फाइन आप नहीं लगा सकते, ठीक है। ये कुछ प्रोविजंस थे रिगार्डिंग फैक्ट्रीज एक्ट, जिसमें बेसिक फैसिलिटीज हैं, ठीक है। वुमेन वर्कर्स हैं, चाइल्ड वर्कर्स हैं, 3 तरह की कैटेगरीज हो सकती हैं, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से उनका लीव का क्या प्रोविजन है, उनका ओवर टाइम का क्या प्रोविजन है, ये थे। इसके बाद पीएफ एक्ट में भी कुछ हैं। पीएफ एक्ट कब अप्लाई हो जाता है? जहां पर 20 या ज्यादा वर्कर्स है। जहां तक लेबर कोड की बात है, अभी जो लेबर कोड वाले प्रोविजंस आए हैं वो अभी हमारे सिलेबस में एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो जहां पर 20 या उससे ज्यादा है तो ये पीएफ वाला एक्ट आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन है इसमें, एम्प्लॉय का शेयर है 12%, ठीक है, और एम्प्लॉयर का शेयर
12%। एलिजिबल एम्प्लॉयज कौन है? एलिजिबल एम्प्लॉयज 15,000 रुपए तक वाले इसमें कवर्ड है, ठीक है। इसका मतलब ये कि 15,000 वाले को तो कवर करना ही है, तो 15,000 से ऊपर वाले के लिए ऑप्शनल है, लेकिन एक बार अगर ऑप्शन एक्सरसाइज कर ली तो फिर वो चलती रहती है, ठीक है। जो डियरनेस अलाउंस है या रिटेनिंग अलाउंस है, वन एम्प्लॉइज पेड एज 10% ऑफ द बेसिक वेज। और जो रिलेटेड स्कीम्स हैं, इसमें एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम है, फिर डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम है और पेंशन स्कीम है। तो पेंशन स्कीम में क्या होता है, कुछ पोर्शन जो है इसका एज पेंशन भी मिलता है, तो उसके लिए आपको एक ऑप्शन एक्सरसाइज करनी होती है कि आप पेंशन लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। इसी तरह से ईएसआई एक्ट है। ईएसआई एक्ट में क्या है कि जहां 10 या ज्यादा, ठीक है, पीएफ में 20 है, यहाँ पर 10 है। इसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो टोटल होता है 4% का, एम्प्लॉय का शेयर होता है 0.75% और एम्प्लॉयर का शेयर होता है 3.25%, ठीक है। और एलिजिबल एम्प्लॉयज क्या है, इसमें 21,000 रुपए पर मंथ वाले एम्प्लॉयज जो है वो कवर्ड है, जैसे वहां पर 15,000 तक वाले कवर्ड है और ग्रॉस सैलरी है इसमें कॉन्सेप्ट, ठीक है। और क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, सिकनेस पर, मैटरनिटी पर और एम्प्लॉयमेंट इंजरी पर। इसमें एक तो ये है कि परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट है, ठीक है। एंड परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट क्या है, सच डिसेबलमेंट ऑफ ए परमानेंट नेचर एज रिड्यूस द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ एन एम्प्लॉय, ठीक है। और जो रिगार्डिंग इंजरी जो है, इंजरी स्पेसिफाइड इन पार्ट 2 ऑफ द सेकंड शेड्यूल। और परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, इसके बारे में जो इंजरी है वो पार्ट 1 में स्पेसिफाइड है कि किस टाइप की इंजरीज में जो है परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट होगी और किन में परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट होगी। उसके बेसिस पर कुछ कंपेंसेशन भी इनको दिया जाता है, ठीक है। पीएफ एक्ट जो है, इट इज एप्लीकेबल टू फैक्ट्रीज एंड अदर क्लासेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंगेज्ड इन स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज क्लासेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 20, ठीक है। तो पीएफ वाला 20 और ईएसआई 10। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, बोनस एक्ट भी 20 पर लागू हो जाता है, ठीक है। और इस केस में ना एक एलोकेबल सरप्लस की भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि कितना उसमें एलोकेट करना। तो एलोकेबल सरप्लस इन रिलेशन टू एन एम्प्लॉयर बीइंग ए कंपनी अदर देन ए बैंकिंग कंपनी which has not made the arrangement prescribed under the Income Tax Act for the declaration and payment within India of the dividends payable out of its profits in accordance with the provisions of 194 of that act is 67% of the available surplus in an accounting year. So allocable surplus in another case is 60% of such available surplus, ठीक है। And maximum bonus payable है 20% of salary and wages. और कब मिलेगा, अगर उसने 30 दिन भी काम किया है तो उसको मिलेगा, 30 दिन से कम काम किया है तो फिर बोनस नहीं मिलेगा, ठीक है। और किन किन चीज में डिस्क्वालीफाई हो जाता है बोनस के लिए, अगर फ्रॉड किया है या रॉयटर्स या वायलेंट बिहेवियर है वाइल ऑन द प्रीमिसेस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, या थेफ्ट है, मिसअप्रोप्रिएशन या सबोटाज ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, तो उस केस में बोनस की एंटाइटलमेंट आपकी खत्म हो जाती है। मिनिमम अमाउंट कितना है, 8.33% ऑफ सैलरी अर्न ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर और ₹100 विच एवर इज हायर, ठीक है। और जो मैक्सिमम अमाउंट है वो कितना है, वो 20% है। एंड बोनस शुड बी पेड विद इन द पीरियड ऑफ 8 मंथ्स फ्रॉम द क्लोज ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। तो नॉर्मली आपने देखा होगा इसीलिए दिवाली के आसपास बोनस देते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में प्रोविजंस हैं। ये जो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट है ये फैक्ट्रीज, माइंस और प्लांटेशन पर एप्लीकेबल है और इसमें मिनिमम है 10, ठीक है। ईएसआई में भी 10 है, इसमें भी 10 है, बोनस में 20 है और उसमें भी पीएफ में भी 20 है। और ग्रेच्युटीज पेएबल आफ्टर ही हैज रेंडर्ड कंटिन्यूअस सर्विस फॉर नॉट लेस देन 5 ईयर्स। तो 5 साल की कम से कम कंटिन्यूअस सर्विस इसमें होनी चाहिए। और कब मिलेगा, ऑन ए सुपर एनुएशन या रिटायरमेंट या रेजिग्नेशन, ठीक है। लेकिन मतलब रिजायर अगर 3 साल में कर दिया तो नहीं मिलेगा, ठीक है। कंटिन्यूअस सर्विस होनी चाहिए 5 साल की। और मिलेगा कितना, फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स, ठीक है। मान लो 3 साल 7 महीने काम किया, ठीक है ना, तो 4 साल माने जाएंगे। और उसको एम्प्लॉयर शैल पे ग्रेच्युटी टू एन एम्प्लॉय एट द रेट ऑफ 15 डे वेजेस बेस्ड ऑन द रेट ऑफ वेजेस लास्ट ड्रॉन बाय द एम्प्लॉय कंसर्न, ठीक है। एंड इन द केस ऑफ एन एम्प्लॉय हु इज एम्प्लॉयड इन ए सीजनल एस्टेब्लिशमेंट तो वहाँ 7 दिन का, ठीक है। इसमें 15 डेज है और मोर देन 6 मंथ्स है तो उसको कंप्लीट ईयर मान लिया जाएगा। और अगर कोई मंथली रेटेड एम्प्लॉय है तो मंथली रेटेड एम्प्लॉयज में क्या करते हैं, 15/26 करते हैं। तो 15 डेज वेजेस शैल बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग दी, कोई 4 दिन की छुट्टी निकाल दी, बाय डिवाइडिंग द मंथली रेट ऑफ वेजेस लास्ट ड्रॉन बाय हिम बाय 26 एंड मल्टीप्लाइंग द क्वोशिएंट बाय 15। तो ठीक है, तो 15
बाई 26। मान लो एक आदमी ने 3 साल और 7 महीने काम किया, तो 3 साल 7 महीने मतलब 4 साल हो गया, 4 उसको काउंट करके, और 15/26 इंटू 4 इंटू जो भी उसकी वेजेस है, ठीक है, उसके हिसाब से। और कैलकुलेशन होती किस पर है? कैलकुलेशन होती है जिस पर भी जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स पेएबल है, ठीक है, वो बेसिक हो सकती है, फिक्स डियरनेस अलाउंस हो सकता है, इस तरह से। और जो अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी पेएबल टू एन एम्प्लॉय शैल नॉट एक्सीड 16 टाइम्स द बेसिक पे, ठीक है। तो इसमें मिनिमम मैक्सिमम कैप भी है कि 16 गुना से ज्यादा नहीं हो सकती, या 20 लाख और सच अमाउंट एज इज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। पहले 10 लाख था, ये बढ़ता रहता है, 10 लाख 20 लाख इस तरह से। एन एम्प्लॉयर शैल अरेंज टू पे द अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी विद इन 30 days फ्रॉम द डेट इट बिकम्स पेएबल टू द पर्सन टू हुम द ग्रेच्युटी इज पेएबल। तो 30 दिन के अंदर आपको पेमेंट भी करनी है, जब वो आपकी पेएबल हो गई। पेएबल कब हो गई? रिटायरमेंट पर, या सुपर एन्यूएशन पर, या रेजिग्नेशन पर, ठीक है, जो भी डेट है, तो आपको 30 दिन के अंदर देनी है। डेट का है, इसमें मंथ का हिसाब नहीं है, ठीक है। एंड एडोलसेंट पर्सन मीन्स ए पर्सन हु हैज कंप्लीटेड हिज 14 years of age but has not completed his 18th year, ठीक है। और चाइल्ड कौन है? चाइल्ड है who has not completed his 14th years of age. And an index number in relation to employees in any scheduled employment in respect of which the minimum rate of wages have been fixed means the index number ascertained and declared by the competent authority to be the cost of living index number applicable to employees in such establishment, ठीक है। And different minimum rates of wages may be fixed for different classes of work in the same scheduled employment, adult, as adolescent, children and apprentices and different localities, ठीक है। तो ये मिनिमम वेजेस की बात कर रहा है। And minimum rate of wages may be fixed by following wage period which may be by the hour, by the day, by the month, ठीक है। आप देखोगे नॉर्मली क्वार्टरली, हर क्वार्टर पे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो नोटिफाई करती है कि दिस इज द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस, ठीक है। उसमें वो स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड इस तरह से करती है। क्वालिफिकेशन के हिसाब से भी होता है कि मैट्रिक के लिए इतना है, इस तरह से। मिनिमम वेजेस पेएबल अंडर दिस एक्ट शैल बी पेड इन आइदर ऑफ द फॉलोइंग मोड्स, या तो कैश दे सकते हो या होली और पार्टली इन काइंड, ठीक है। जहां पर क्या कई बार जो कस्टम है कि भाई आपको कुछ गेहूं की फॉर्म में देना है, या इस तरह से, ठीक है। जैसे साउथ साइड में ज्यादा चलता है। इफ देयर इज कस्टम प्रोवाइडेड इट इज ऑथराइज्ड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है। एंड इफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर द सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एट एसेंशियल रेट्स, एट कंसेशन रेट, ठीक है, ये है। And claims arising out of payment less than the minimum rate of wages shall be presented within 6 months from the date on which the minimum wages or other amount became payable, ठीक है। किसी ने क्लेम करना है कि भाई मुझे कम मिली है, तो 6 महीने के अंदर उसको क्लेम अपना देना है। An employer who pays to an employee less than the minimum rate of wages, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? और लेस देन द अमाउंट ड्यू टू हिम अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, उसको पनिशमेंट मिल सकती है फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 months, ठीक है। और दिल्ली में ये 3 साल है। और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 500 रुपीज, और दिल्ली में ये 50,000 है, और विद बोथ, ठीक। एनी एम्प्लॉयर हु कॉन्ट्रावीन्स एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट or of rules or order made thereunder shall, if no other penalty is provided for such contravention, shall be punishable with fine which may extend to 500, ठीक है। लेकिन ये 20,000 है दिल्ली में। उसके बाद में एक एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट में क्या है? एक तो डिपेंडेंट की बात है। तो डिपेंडेंट मीन्स कौन है? एक तो विडो आ जाएगी उसमें, माइनर लेजिटिमेट या अडॉप्टेड सन, या अनमैरिड लेजिटिमेट और अडॉप्टेड डॉटर, ठीक है, या विडोड मदर, ठीक है, ये डिपेंडेंट में शामिल है। अब इसमें 2 तरह की डिसेबलमेंट है, पार्शियल डिसेबलमेंट और परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। जो परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट है उसमें तो क्या है कि पार्ट 1 में दी गई है, और जो पार्शियल डिसेबलमेंट है वो पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 1 में दी गई है। पार्शियल डिसेबलमेंट का मतलब क्या है? पार्शियल डिसेबलमेंट का मतलब ये है कि वेयर द डिसेबलमेंट इज ऑफ ए टेम्परेरी नेचर एंड सच डिसेबलमेंट रिड्यूसेस द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ ए वर्कमैन इन एनी एम्प्लॉयमेंट in which he was engaged at the time of the accident resulting in the disablement, and where this disablement is of a permanent nature, such disablement as reduces his earning capacity in every employment which he was capable or undertaking at that time, ठीक है। तो ये इसमें टेम्परेरी और परमानेंट की डेफिनेशन दी गई। तो पार्शियल डिसेबलमेंट आपकी पार्ट 2 में है। और टोटल डिसेबलमेंट क्या है? टोटल डिसेबलमेंट ये है कि चाहे वो टेम्परेरी हो, चाहे वो परमानेंट नेचर की हो, एज इनकैपेसिटेटेड एन एम्प्लॉय फॉर ऑल वर्क, ठीक है, वो कोई भी काम नहीं कर सकता, तो वो टोटल डिसेबलमेंट है।
for which he was capable of performing at the time of the accident resulting in such disablement. और परमानेंट जो टोटल डिसेबलमेंट है वो होगी पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 1 और फ्रॉम एनी कॉम्बिनेशन ऑफ इंजरीज स्पेसिफाइड इन पार्ट 2. ठीक है, मतलब कई बार क्या होता है मल्टीपल इंजरीज हो जाती हैं. ठीक है, पार्ट 2 में बहुत सारी इंजरीज स्पेसिफाइड है. तो अगर कोई कॉम्बिनेशन ऑफ इंजरीज है स्पेसिफाइड इन पार्ट 2 जहां पर जो एग्रीगेट परसेंटेज है वो ना उसमें अपनी कैपेसिटी दे रखी है 20%, 10%, 50%, इस तरह से. भाई एक हाथ टूट गया, 2 हाथ टूट गए, एक पैर टूट गया, 2 पैर, इस तरह से. As specified in the set part 2 against those injuries amounts to 100% or more. तो ठीक है, अगर टोटल मिला के उसका 100% हो गया तो वो परमानेंट हो गया. ठीक है. If personal injury is caused to an employee by accident arising out of and in the course of the employment, his employer shall be liable to pay compensation in accordance with the provisions of chapter 2 of the act. ठीक है. अगर टोटल या पार्शियल डिसेबलमेंट नहीं होती फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 3 days तो फिर उसमें कोई कंपेंसेशन देना जरूरी नहीं है. ठीक है, कोई ऐसी इंजरी होगी जो 3 दिन में ठीक हो जाए, ठीक है ना, तो उस केस में फिर कंपेंसेशन देना जरूरी नहीं है. और अगर मान लो डेथ हो जाए तो डेथ के केस में क्या होगा, 50% ऑफ द मंथली वेजेस ऑफ द डिसीज्ड एम्प्लॉई और ₹1,20,000 विच एवर इज हायर. ठीक है, जो उसका रिमेनिंग पीरियड है उस हिसाब से अगर डेथ हो जाती है तो. Where permanent total disablement results from the injury, the amount of compensation payable shall be an amount equal to 60% of the monthly wages. ठीक है, multiplied by the relevant factor or ₹1,40,000 whichever is higher. ठीक है, ये परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट के केस में 60% और ₹1,40,000. Where the employee has during the continuous period of not less than 12 months immediately preceding the accident, ठीक है, been in the service of the employer who is liable to pay compensation, the monthly wages of the employee shall be 1/12 of the total wages which have fallen due for payment to him by the employer in the last 12 months of that period. ठीक है, तो पिछले 12 महीने की जो वेजेस थी उसको 12 से डिवाइड करके उस हिसाब से पेमेंट होगी. And payment of compensation in respect of an employee whose injury has resulted in death shall be made by way of deposit with the commissioner. Maternity Benefits Act, ये भी फैक्ट्रीज, माइंस और प्लांटेशंस पर है. इसलिए 10 से ज्यादा पर अप्लाई हो जाता है. इसमें चाइल्ड की बात है तो चाइल्ड इंक्लूड्स ए स्टिल बॉर्न चाइल्ड. ठीक है, और कमिश्निंग मदर कौन है? कमिश्निंग मदर मीन्स ए बायोलॉजिकल मदर हु यूजेस हर एग टू क्रिएट एन एम्ब्रियो इम्प्लांटेड इन अदर वुमेन. तो ये इसमें सरोगेट मदर वाली कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाएगी. और मिसकैरेज का मतलब क्या है? मिसकैरेज मींस एक्सपल्शन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ ए प्रेग्नेंट यूट्रस एट एनी पीरियड प्रायर टू और ड्यूरिंग द 26th weeks of pregnancy but does not include any miscarriage the causing of which is punishable under the Indian Penal Code. मतलब ये है कि MTP अगर खुद करा लिया तो उसमें इंक्लूड नहीं है. Wages under this act does not include overtime earnings. No woman shall work in an establishment during the 6 weeks immediately following the day of her delivery, miscarriage और medical termination of pregnancy. ठीक है, और ये कब मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा? कम से कम उसको 80 दिन काम करना है इन दी 12 months इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ हर एक्सपेक्टेड डिलीवरी. ठीक है, और मैक्सिमम पीरियड जो बेनिफिट का मिलेगा कितना मिलेगा? 26 weeks ऑफ विच नॉट मोर देन 8 weeks शैल प्रीसीड द डेट ऑफ हर एक्सपेक्टेड डिलीवरी. ठीक है, और इसमें मेडिकल बोनस मिलेगा 1000 रुपीज का अगर कोई प्री नेटल कन्फाइनमेंट नहीं है या पोस्ट नेटल केयर प्रोवाइडेड नहीं है या वो फ्री ऑफ चार्ज प्रोवाइडेड है. तो उसके अलावा कुछ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट देख लेते हैं. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में भी कुछ है कि एवरेज पे का क्या मतलब है? एवरेज पे मींस द एवरेज ऑफ द वेजेस पेएबल टू ए वर्कमैन इन द 3 कंप्लीट कैलेंडर मंथ्स इन द केस ऑफ मंथली पेड वर्कमैन. ठीक है, तुम अगर मंथली पेड वर्कमैन है तो उस केस में एवरेज पे का मतलब होगा जो पिछले 3 कैलेंडर मंथ्स में पे दी गई उसका एवरेज. ठीक है, और अगर मान लीजिए इन केस ऑफ एन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट इन विच 100 और मोर वर्कमैन आर एम्प्लॉयड ऑन ए डे इन द प्रीसीडिंग 12 months, तो उस केस में क्या होगा? एक वर्क्स कमेटी बनाते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के लिए. ठीक है, एंड नो एम्प्लॉयर कैरिंग ऑन एनी पब्लिक यूटिलिटी सर्विस शैल लॉक आउट एनी ऑफ हिज वर्कमैन. ठीक है, तो लॉकआउट की भी कॉन्सेप्ट है इसमें कि अगर कोई पब्लिक यूटिलिटी है तो उस केस में एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट अप्लाई होता है नॉर्मली. तो यहाँ पर जो है ये आप कोई लॉकआउट नहीं कर सकते without giving them notice of lockout as hereinafter provided within 6 weeks before the locking out. ठीक है,
and within 14 days of giving such notice before the expiry of the date of lockout specified in any notice as aforesaid। तो लॉकआउट के कुछ इसमें कंडीशंस दे रखे। फिर वर्कमैन कब स्ट्राइक पर जा सकता है, कब स्ट्राइक पर नहीं जा सकता। तो नो वर्कमैन हु इज एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट शैल गो ऑन स्ट्राइक इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ड्यूरिंग द पेंडेंसी टू, मान लो कोई समझौता चल रहा है कोई यूनियन का, ठीक है ना, अगर कोई कंसिलिएशन प्रोसीडिंग चल रही है बिफोर ए बोर्ड एंड 7 days आफ्टर कंक्लूजन ऑफ सच प्रोसीडिंग्स, ठीक है, तो उसमें स्ट्राइक पर नहीं जा सकते। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग्स बिफोर ए लेबर कोर्ट, कोई उनकी लेबर कोर्ट में, ट्रिब्यूनल में या नेशनल ट्रिब्यूनल में, एंड 2 months आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ सच प्रोसीडिंग्स, ठीक है। तो अगर कोई कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स है उसमें 7 दिन का पीरियड है, और अगर वो लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल या नेशनल ट्रिब्यूनल है तो उसमें 2 महीने का पीरियड है, ठीक है। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एन आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स बिफोर एन आर्बिट्रेटर एंड 2 months, ठीक है। तो आर्बिट्रेशन में भी 2 months का है, कंसिलिएशन में 7 days का है, आर्बिट्रेशन में 2 months का है, और लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल में भी 2 months का पीरियड है। उससे पहले आप स्ट्राइक पर नहीं जा सकते, ठीक है। And a strike or lockout shall be illegal if it is commenced or declared in contravention of section this, if it is commenced or declared in contravention of section 23, and if it is continued in contravention of an order made, ठीक है। फिर इसके बाद ले ऑफ का प्रोविजन होता है कि whenever a workman is laid off, he shall be paid by the employer for all days during which he is so laid off, except for such weekly holidays, compensation which shall be equal to 75% of the total of the basic wages and dearness allowance that would have been payable to him had he not so laid off, ठीक है। तो कई बार ले ऑफ का प्रोविजन भी होता है कि भाई एम्प्लॉइज को कहते हैं भाई कुछ दिन के लिए आप काम पे मत आओ, ठीक है, तो उसको 75% वेजेस उसमें देनी पड़ेगी। एन एम्प्लॉयर हु इंटेंड्स टू क्लोज डाउन अंडरटेकिंग, उसको 60 दिन का नोटिस देना पड़ेगा बिफोर द डेट ऑन विच ही इंटेंड्स क्लोजर टू बिकम इफेक्टिव, ठीक है। लॉकआउट अलग चीज है और ये अलग चीज है क्लोजर। तो क्लोजर में 60 days का नोटिस देना। फिर ये कुछ शेड्यूल्स हैं, क्योंकि जैसे पब्लिक यूटिलिटी में आप लॉकआउट डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है ना, तो वो शेड्यूल 1 में दिया हुआ है कौन सी इंडस्ट्रीज ऐसी है। तो मैटर जो जुरिस्डिक्शन में है लेबर कोर्ट्स के वो शेड्यूल 2 में है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स वाले मैटर शेड्यूल 3 में दिए गए हैं, और जो कंडीशंस ऑफ सर्विस है फॉर चेंज ऑफ विच नोटिस इज टू बी गिवन उसका शेड्यूल 4 में है, और अनफेयर प्रैक्टिस शेड्यूल 5 में दे रखी है। फिर ट्रेड यूनियंस एक्ट भी देख लेते हैं कि ट्रेड डिस्प्यूट क्या है। इसमें ट्रेड डिस्प्यूट मींस एनी डिस्प्यूट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन, वर्कमैन एंड वर्कमैन, एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स विच इज कनेक्टेड विद एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट और द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और द कंडीशंस ऑफ लेबर ऑफ एनी पर्सन। तो ये सारी चीजें आपकी ट्रेड डिस्प्यूट में आती है। 7 अगर वर्कर्स हैं तो वो एक ट्रेड यूनियन बना सकते हैं। तो मिनिमम जो नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड है फॉर रजिस्ट्रेशन इज 7, ठीक है। और नो ट्रेड यूनियन ऑफ वर्कमैन शैल बी रजिस्टर्ड अनलेस एटलीस्ट 10% और एटलीस्ट 100 वर्कमैन are engaged or employed in the establishment or industry with which it is connected are the members of such trade union on the date of making of the application for registration। तो या तो जितने वर्कर्स हैं उसका 10% या कम से कम 100 लोग, ठीक है। The following acts do not apply to the registered trade union। एक तो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट इस पर अप्लाई नहीं होता, और कंपनीज एक्ट इस पर अप्लाई नहीं होता। 7 मेंबर और ये 10% और 100 में क्या डिफरेंस है? नहीं ऐसा ना जी, मान लीजिए क्या होता है कि भाई अगर 500 वर्कर हैं, ठीक है ना, तो 500 में ये 50 हो गए और कम से कम फिर 100 है इसमें, ये चीज दोनों में से मतलब इतने मिनिमम चाहिए। ये 7 नंबर भी तो लिखा ना ऊपर फर्स्ट लाइन में, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन अंडर दिस सेक्टर 7। अच्छा मतलब 7 अगर मतलब ये है कि ये ऑफिस बेयर होते हैं, ये होते हैं ऑफिस बेयर, जो ये है ना, ये है ऑफिस बेयर, जो उसका प्रेसिडेंट होगा, सेक्रेटरी होगा, ये वो है। और ये है वर्कर, मतलब वर्कर अलग है, मेंबर अलग है। दी जनरल फंड्स जो है वो रजिस्टर्ड यूनियन के वो कहाँ पर स्पेंड हो सकते हैं, जो भी पेमेंट ऑफ सैलरीज, अलाउंसेज और एक्सपेंसेस हैं जो ऑफिस बेयर्स को दे जाएगा, और फॉर पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेड यूनियन इंक्लूडिंग ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ द जनरल फंड्स ऑफ द ट्रेड यूनियन एंड कंडक्ट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट्स ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रेड यूनियन और एनी मेंबर देयरऑफ, ठीक है। तो ये जनरल फंड्स इन चीजों पर आप स्पेंड कर सकते हैं। कोई भी आदमी इसका मेंबर बन सकता है जिसकी एज जो है 15 साल की है, ठीक है।
Any person shall be disqualified for being chosen as and for being a member of the executive or any other office bearer of a registered trade union. अगर मेंबर तो बन सकता है 15 साल वाला, लेकिन 18 साल से कम है तो वो जो है एग्जीक्यूटिव या ऑफिस बेयर नहीं बन सकता, ठीक है। या अगर कोई उसका कन्विक्शन हुआ है कोर्ट में और इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, या फिर ये है कि अगर 5 साल का पीरियड इलैप्स हो गया सिंस इज रिलीज तो फिर भी बन सकता है, अदरवाइज नहीं, ठीक है जी। तो ये कुछ प्रोविजंस थे, ये कुछ प्रोविजंस हमने किताबों में से छांट करके और आपके लिए लाए हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देख लेते हैं कि एक तो ये कि कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंस कहाँ कहाँ दिया गया है, हमारे जो केस लॉज हैं बहुत सारे, ठीक है। एक तो ये आर्टिकल 14 है। आर्टिकल 14 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है तो हमें मालूम है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इट प्रोवाइड्स फॉर इक्वालिटी बिफोर द लॉ या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये क्या कहता है? द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। लेकिन इसमें रीजनेबल क्लासिफिकेशन है या नॉन आर्बिट्रेरीनेस की भी बात की गई है, ठीक है। तो आर्टिकल 14, अब आप ये देखिए, आर्टिकल 14 ग्रांट्स गारंटीज इक्वालिटी टू ऑल पर्सन्स इंक्लूडिंग सिटीजन्स, कॉर्पोरेशंस एंड फॉरेनर्स, सभी को है इसमें, ठीक है, चाहे वो सिटीजन हो या नहीं हो, कोई जरूरी नहीं है कि सिटीजन हो। इट्स प्रोविजंस हैव कम अप फॉर डिस्कशन, ये बहुत सारे केसेस में आए, उसमें आर्टिकल 14 के बारे में कहा गया कि भाई क्या है आर्टिकल 14। तो उसमें कहा गया जो आर्टिकल 14 है, इट परमिट्स क्लासिफिकेशन सो लॉन्ग एज इट इज रीजनेबल। तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन हो सकता है आर्टिकल 14 में भी, बट इट फॉरबिड्स क्लास लेजिस्लेशन, ठीक है। अब ये क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स ऑफ पीपल इज कंसिडर्ड रीजनेबल, अगर रीजनेबल कब मान दिया जाएगा आर्टिकल 14 के हिसाब से? व्हेन द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, ठीक है, that distinguishes persons or things that are grouped from others that are left out of the group, ठीक है, and the differential has a rational relationship with the objective of the act, ठीक है। तो जिस एक्ट में भी ये डिफरेंशिएशन किया गया उसके ऑब्जेक्टिव के साथ वो अलाइंड है, तो फिर रीजनेबल डिफरेंशिया हो सकता है। अदरवाइज तो क्या है? अदरवाइज ये इक्वालिटी है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आर्टिकल 14 ये बात करता है, लेकिन ये कहता है कि भाई रीजनेबल डिफरेंशिया हो सकता है। इसके अलावा जो क्लासिफिकेशन है इट मस्ट बी नॉन आर्बिट्ररी, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने एक केस था ईपी रोयप्पा वाला, उसमें ये कहा गया कि भाई आर्बिट्रेरीनेस है क्या? इक्वालिटी इज ए डायनेमिक कॉन्सेप्ट विद मेनी एस्पेक्ट्स एंड डायमेंशंस एंड इट कैन नॉट बी क्रिप्ड, कंबाइंड एंड कन्फाइंड विद इन द ट्रेडिशनल एंड डॉक्ट्रिनेयर लिमिट्स, ठीक है। तो वो कहता है कि इक्वालिटी इज एंटीथेटिक टू आर्बिट्रेरी। भाई इक्वालिटी का क्या मतलब है? इक्वालिटी का मतलब ये है कि आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, रीजनेबल डिफरेंशिया हो सकता है। वो कहता है इनफैक्ट इक्वालिटी एंड आर्बिट्रेरीनेस आर स्वॉर्न एनिमीज। व्हेन एन एक्ट इज आर्बिट्रेरी इट इज इम्प्लिसिट दैट इज अनइक्वल बोथ अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल लॉजिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड इज देयरफॉर वायोलेटिव ऑफ आर्टिकल 14। जनरल क्लॉजेज एक्ट में भी कुछ दिया गया है। जनरल क्लॉजेज एक्ट में 1897 सेक्शन 3 जो क्लॉज 42 है, इट डिफाइंस पर्सन्स टू इंक्लूड एनी कंपनी या एसोसिएशन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, ठीक है। तो वहां पर पर्सन की डेफिनेशन दे रखी है। अब इसके बाद आर्टिकल 19 आता है। आर्टिकल 19 क्या बात करता है? आर्टिकल 19 में बहुत सारे क्लॉजेज है, ठीक है। पहला था हमारा आर्टिकल 14, अब है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 क्या बात करता है? ये कहता है कि ऑल सिटीजन शैल हैव राइट, एक तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है कि किसी को आप गालियां देना शुरू कर दो, कुछ भी कर दो, ठीक है। लेकिन रीजनेबल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आप किसी को क्रिटिसाइज कर सकते हो बट विद इन लिमिट्स, टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, ठीक है, टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, to reside and settle in any part of the territory of India, to practice any
प्रोफेशन और टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जी, आर्टिकल 19(1)(g), ठीक है ना। तो ये आर्टिकल 19 जो है ये फ्रीडम की बात करता है कि आपको फ्रीडम है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन की फ्रीडम है, टू असेंबल पीसफुली, टू फॉर्म एसोसिएशन, मूवमेंट, फ्री मूवमेंट की, रेजिडेंस की, प्रैक्टिसिंग ऑफ प्रोफेशन, ठीक है। अब लेकिन इसमें आर्टिकल 19(2) क्या कहता है? ये आर्टिकल 19(1) तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब आर्टिकल 19(2) पढ़ते हैं। आर्टिकल 19(2) ये कहता है कि नथिंग इन सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 1, ए कौन सी क्लॉज थी हमारी? ए थी हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच की, ठीक है। वो ही कहता है इट शैल नॉट, नथिंग इन सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 1 शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ or prevent the state from making any law insofar as such law imposes reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said subclause in the interest of sovereignty and integrity of India, ठीक है। ये नहीं कुछ भी बोलते रहो। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी, और इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन और इंसाइनमेंट टू एन ऑफेंस, ठीक है। फिर बी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। बी में क्या था? बी में हमारा था टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। इस पे भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। क्या रिस्ट्रिक्शन है? जैसे धारा 144 होती है, अब देखते हैं। तो नथिंग इन सब क्लॉज बी ऑफ द सेड क्लॉज shall affect the operation of any existing law insofar as it imposes or prevents the state from making any law imposing in the interest of sovereignty, integrity or public order reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said। ठीक है, तो 144 से आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। होता ना कि भाई आप 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, 5 से ज्यादा, तो वो यहां से है। सी, सब क्लॉज सी क्या थी हमारी? हर एक के ऊपर एब्सोल्यूट नहीं है कोई भी राइट। सी है टू फॉर्म एसोसिएशन या यूनियन। अब सी में क्या कहता है? सी में कहता है कि नथिंग इन सब क्लॉज सी ऑफ द सेड क्लॉज शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग लॉ। ये तो देखो सब में वही है, ठीक है ना। तो एक तो ये आ जाता है इन दी ये सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। तो सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया कि अगर अगेंस्ट में काम कर रहे हो तो नहीं कर सकते, या पब्लिक ऑर्डर या मोरालिटी या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट। कोई भी राइट एब्सोल्यूट नहीं है। ये नहीं कह सकते जो मर्जी बोलो, जहां मर्जी इकट्ठे हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगला क्लॉज आता है डी और ई। अब डी और ई कौन से थे हमारे? डी और ई थे हमारे फ्री मूवमेंट और ई था रेजिडेंस, ठीक है। तो डी और ए में भी वही है, ठीक है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज आप कर सकते हो, ठीक है, आइदर इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक और फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब। भाई आप जैसे बहुत सारी जगह पर, जैसे हिमाचल में आप प्रॉपर्टी नहीं कर सकते, ठीक है ना। जम्मू वगैरह में था, अभी प्रॉपर्टी नहीं कर सकते थे JNK में, तो ये वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस में आ जाते हैं, ठीक है। हिली एरियाज में आप प्रॉपर्टी नहीं कर सकते। ये नहीं कि आप कहो जी मैं तो इंडिया का सिटीजन हूँ, मैं कहीं भी जाकर रहूंगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। या जैसे आप आदिवासी इलाकों में आप नहीं जा सकते या प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, ठीक है। ये तो अगर कोई प्रोटेक्शन के लिए कोई रूल्स बनाए गए हैं फॉर द इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है, या इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, तो वो रिस्ट्रिक्शन है ऑन मूवमेंट या रेजिडेंस, ठीक है। फिर क्लॉज जी क्या था हमारा? क्लॉज जी था प्रैक्टिसिंग एनी ट्रेड, ऑक्यूपेशन और बिजनेस। उसमें क्या रिस्ट्रिक्शन है हमारी? उसमें जी में रिस्ट्रिक्शन ये है कि ये कई बार इसमें आता है, वो जनरल पब्लिक है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक है। पहला तो ये है, देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे सिलेबस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कहता है कि भाई स्टेट कोई भी लॉ बना सकती है रिलेटिंग टू प्रोफेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशन। आप कोई भी प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन कर सकते हो, लेकिन ये नहीं आप हो तो 10वीं पास आप कह दो मैं डॉक्टर बनूंगा या सर्जरी करूंगा, वो नहीं आप कर सकते, ठीक है ना। तो आपकी कोई प्रोफेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशन बना सकते हैं नेसेसरी फॉर प्रैक्टिसिंग एनी प्रोफेशन और कैरिंग ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, पहला। दूसरा, carrying on by the state or by a corporation owned or controlled by the state of any trade, business, industry or service, whether through the exclusion, complete or partial of citizens or otherwise, ठीक है। तो complete exclusion भी कर सकते हैं, partial exclusion भी कर सकते हैं, citizens का भी और दूसरों का भी, ठीक है, रिगार्डिंग ये ट्रेड, ऑक्यूपेशन वगैरह। अब आर्टिकल 31 ने क्या बात करता है? आर्टिकल 31 ने बात करता है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन आर्टिकल 13, नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द एक्विजिशन बाय द स्टेट ऑफ एनी एस्टेट और ऑफ एनी राइट्स देयरइन
or the extinguishment or modification of such rights or the taking over the management of any property by the state, ठीक है। तो 13 में राइट टू प्रॉपर्टी है हमारा, ठीक है ना। तो 13 के ओपोजिट क्या कर दिया, 31 में कर दिया कि भाई स्टेट कुछ बना सकती है लॉ, ठीक है। ये हमारा आ गया था आर्टिकल 31A में। तो 31A में क्या कहता है कि भाई स्टेट एक्वायर कर सकती है, ठीक है, जैसे लैंड एक्विजिशन एक्ट वगैरह में एक्वायर करते हैं ना, तो यहाँ पर एक्वायर करते हैं। लिमिटेड पीरियड के लिए मैनेजमेंट टेक ओवर कर सकती है, एमलगमेशन कर सकती है 2 और मोर कॉर्पोरेशंस का इन द पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। मान लो 2 PSU है, 2 PSU को मिला सकती है। तो ये सारी चीजें इसमें आर्टिकल 31A में आती है। आगे देखते हैं। फिर स्टेट का क्या मतलब है, इसको तो आप पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं। अब आर्टिकल 141 और 142 ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं हमारे। तो आर्टिकल 141 क्या कहता है कि लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो लॉ डिक्लेयर्ड है इट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट, ये यहाँ से आर्टिकल 141 से आती है पावर। द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। और आर्टिकल 142 क्या कहता है, एनफोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट and unless as to discovery the Supreme Court in this may pass such decree or make such order as is necessary for doing complete justice in any cause or matter pending before it, and any decree so passed or order shall be enforceable throughout the territory of India, ठीक है। तो आर्टिकल 141 और 142 इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। आर्टिकल 226 और 227। आर्टिकल 226 में क्या है, पावर ऑफ हाई कोर्ट है टू इशू सर्टेन रेट्स, ठीक है। और आर्टिकल 32 में क्या होता है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। तो नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के पास पावर है। तो हाई कोर्ट के पास क्या क्या पावर है, ये सारी पावर्स है। एक तो रिट्स एंटरटेन कर सकता है इन द नेचर ऑफ हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का क्या मतलब होता है कि टू हैव द बॉडी और टू प्रोड्यूस द बॉडी। जैसे कई बार किसी आदमी को पुलिस उठा के ले जाती है, ठीक है ना, उसको उसके घर वालों को कोई पता नहीं, तो वो क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में रिट लगाते हैं आर्टिकल 32 में, ठीक है, या हाई कोर्ट में रिट लगाते हैं 226 में कि जी हमारे बंदे को पुलिस उठा के ले गई थी, पता नहीं है, कोई FIR लॉन्च नहीं की, पता नहीं कहाँ है वो, जिंदा है मर गया। तो वो फिर पुलिस को कहते हैं भाई इस बंदे को प्रोड्यूस करो, ये होती है हैबियस कॉर्पस। फिर मैंडामस की बात है, फिर प्रोहिबिशन है, वो वारंटो है, किस अथॉरिटी से आपने किया, सर्टी और एरी है, इस तरह से, ठीक है। राइट ऑफ बीइंग हर्ड है, वाई व्हाट अथॉरिटी, तो डिफरेंट है, ठीक है ना। ये डिफरेंट टाइप के रिट्स है। किसी रिट में ये क्वेश्चन करते हैं कि भाई आपने एक पब्लिक ऑफिस ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो किस अथॉरिटी से वो पब्लिक ऑफिस ऑक्यूपाई किया हुआ है, आपने कोई ऑर्डर पास किया तो आपके पास क्या अथॉरिटी है, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें डिफरेंट। और सर्टिओरिटी में क्या होता है, कई बार हाई कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट अपने पास बुला लेता है, कोई लोअर कोर्ट में केस चल रहा है तो हाई कोर्ट अपने पास रख लेता है, इस तरह से। ये सारी पावर्स 226 में आती हैं। बाय वे ऑफ रिट दिस पावर्स कैन बी एक्सरसाइज, और उसके लिए जो कोर्ट के हायरार्की को फॉलो करना जरूरी नहीं तो निचले कोर्ट से चलता है मामला, लेकिन इसमें सीधा आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। ये 226 या 32 में पावर्स है, ठीक है। तो ये 226 है। ये इंपॉर्टेंट कुछ आर्टिकल्स हैं। 227 क्या कहता है कि पावर्स ऑफ सुपरिटेंडेंट्स ओवर ऑल कोर्ट्स बाय द हाई कोर्ट, ठीक है। तो हाई कोर्ट जो है उस अपने निचले कोर्ट्स को पूरा सुपरिटेंडेंट और कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। जितने भी कोर्ट्स या ट्रिब्यूनल्स हैं थ्रू आउट द टेरिटरीज इंटर रिलेशन टू विच इट एक्सरसाइज ज्यूरिसडिक्शन। अब आप NCLT की बात करते हो ना भाई, NCLT के मैटर क्यों सुन लेता है, यहां से सुन लेता है 227 की वजह से। उसके पास पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस है, ठीक है, जो भी उसकी टेरिटरीज में है जहां पर उसका ज्यूरिसडिक्शन है। दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली में जितने भी ट्रिब्यूनल है उसमें कोई भी मामला है उसको सुन सकता है, ठीक है। और ये सारी उसके पास पावर्स है। सर हाँ जी, ये मैंडेमस क्या है? जो था ना हेबेस कॉर्पस, मैंडेमस सेकंड वाला क्या है? हाँ मैंडाबस, एक मिनट में जरा देख लेता हूँ। मैंडाबस मैं बता देता हूँ आपको। इसमें ना 3-4 होते हैं, एक तो होता है हेबेस कॉर्पस, एक होता है मैंडाबस। मैं अभी बताता हूँ, एक मिनट में, मैं थोड़ा भूल गया।
मैंडामस में होता है ये कमांड, वी कमांड इसको कहते हैं। मैंडामस का मतलब होता है वी कमांड। तो इसका मतलब ये होता है कि इट इज इशूड बाय ए सुपीरियर कोर्ट टू कंपेल ए लोअर कोर्ट और ए गवर्नमेंट ऑफिसर टू परफॉर्म मैंडेटरली और प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज करेक्टली। तो मैंडामस में मतलब एक किस्म से जो कोर्ट है वो सुपीरियर कोर्ट लोअर कोर्ट को या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट ऑफिसर को कह सकता है कि भाई आप ये एक्ट परफॉर्म करो मैंडेटरली। ये मैंडेट देना समझ लो एक किस्म से, मैंडेट से समझ लीजिए मैंडामस। ओके सर, थैंक यू। आगे चलते हैं। अब ये रिपग्नेंसी की बात आ गई, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 254। आर्टिकल 254 बात करता है इनकंसिस्टेंसी, ठीक है भाई। अगर कोई इनकंसिस्टेंसी आ गई तो उस केस में क्या होगा। मान लीजिए स्टेट ने कोई लॉ बनाया, एक लॉ पार्लियामेंट ने बनाया, ठीक है। 3 लिस्ट होती है हमें मालूम है, एक यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। 3 लिस्ट है, 3 लिस्ट के में डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट दे रखे हैं। यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है और कंकरेंट लिस्ट में यूनियन बना सकती है। अब बात यह है कि अगर उनमें कोई रिपग्नेंसी आ गई, स्टेट लॉ कुछ बोलता है, सेंट्रल लॉ कुछ बोलता है, तो क्या होगा वो ये यहाँ पर दिया गया है इसमें आर्टिकल 254 में। इनकंसिस्टेंसी बिटवीन laws made by parliament and made by the legislature of states। अब अगर स्टेट लॉ रिपग्नेंट है टू लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, ठीक है, तो नेचुरली जो लॉ मेड बाय सबसे पहले तो क्या होता है इसमें, एक तो आता है रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। वो कहते हैं भाई दोनों को कोएग्जिस्ट करा के देखो, अगर दोनों कोएग्जिस्ट कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट। लेकिन अगर कोई रिपग्नेंसी आई गई कि मतलब एक वन मस्ट गिव वे टू द अदर, ठीक है, तो उस केस में भैया जो सेंट्रल लॉ है उसकी चलेगी, ठीक है। ये स्टेट लॉ विल हैव टू गो द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट वेदर पास्ड बिफोर और आफ्टर द लॉ मेड, ठीक है भाई। कई बार क्या होता है कि सेंट्रल लॉ पहले पास हुआ, स्टेट लॉ बाद में पास हो गया, तो वो ये कहता है कि चाहे पहले पास हुआ हो या बाद में हुआ, और ये भी डिपेंड करेगा कौन सी लिस्ट में है। पहला देखते हैं, पहले वाला इसमें आर्टिकल 254 का 1 क्या है, वो ये कहता है कि अगर स्टेट ने कोई लॉ बनाया जो रिपग्नेंट है लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट चाहे वो पहले बनाया हो या बाद में बनाया हो, इट शैल प्रिवेल, ठीक है। और जो लॉ मेड बाय स्टेट है वो वॉइड हो जाएगा टू द एक्सटेंट ऑफ रिपग्नेंसी। दूसरा, इसमें भी सब्जेक्ट टू क्लॉज 2 है, तो सब क्लॉज 2 क्या कहती है, सब्जेक्ट 2 ये कहती है कि भाई अगर स्टेट ने कोई लॉ बनाया जो कंकरेंट लिस्ट में, कंकरेंट लिस्ट क्या होती है जिसमें दोनों लॉ बना सकते हैं, स्टेट भी और सेंट्रल भी, तो वहां पर क्या है, इट कंटेन्स एनी प्रोविजन जो पार्लियामेंट से मतलब रिपग्नेंट है। पार्लियामेंट से अगर कुछ वो दोनों कोएग्जिस्ट नहीं कर पा रहे, उन आपस में कोई रिपग्नेंसी है, तो फिर क्या होगा, देन द लॉ सो मेड बाय द लेजिस्लेचर, जो स्टेट का लॉ है, ठीक है, इफ इट हैज बीन रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट की कंसेंट उसमें मिल चुकी है, ठीक है, तो वो उस स्टेट में होल्ड करेगा फिर, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लॉज शैल प्रिवेंट पार्लियामेंट फ्रॉम एनेक्टिंग एट एनी टाइम एनी लॉ विद रिस्पेक्ट टू द सेम मैटर इंक्लूडिंग ए लॉ एडिंग टू अमेंडिंग और वेरीफाइंग, ठीक है। तो बाद में स्टेट चाहे तो दोबारा उस लॉ को अमेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई स्टेट लॉ ऐसा है जो कंकरेंट लिस्ट में है और जिसमें प्रेसिडेंट से एक्सेंट मिली हुई है, एसेंट मिली हुई है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में वो स्टेट में वो लॉ होल्ड करेगा। जैसे बहुत सारी स्टेट्स में क्या होता है कि रेप वगैरह के डिफरेंट प्रोविजंस हैं, जैसे नागालैंड या कुछ जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है वहां पर कुछ अलग प्रोविजंस चलते हैं, बाकी स्टेट्स में कुछ अलग है। इसी तरह से और भी बहुत सारे लॉज हैं जिसमें अलग अलग प्रोविजंस अलग अलग स्टेट्स में भी है कि उस स्टेट में वो पर्टिकुलर लॉ चलता है, ठीक है ना। तो वो डिपेंड करेगा कि भाई आपके पास प्रेसिडेंट की एसेंट है या नहीं है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फिर भी पावर है कि वो चाहे तो दोबारा उस लॉ को और सुपरसीड करके दूसरा लॉ बना ले। आर्टिकल 310 में क्या कहता है, ये हमने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ढूंढे हैं सिर्फ, जो कि जिसका रेफरेंस आया है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कोर्ट केसेस में आए हैं। तो आर्टिकल 310 क्या कहता है, 310 कहता है टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सन सर्विंग द यूनियन और स्टेट, ठीक है। अब यहां पर क्या है, एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है।
तो कोई भी डिफेंस की पोस्ट है या सिविल पोस्ट है अंडर द यूनियन, तो वो क्या है, ही विल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट उसको रिमूव कर सकता है 310 में। और स्टेट में अगर कोई सिविल पोस्ट है, मान लो कोई सिविल सर्विस ऑफिसर है, ठीक है ना, कोई स्टेट सिविल सर्विसेज का ऑफिसर है, तो क्या कहते हैं ना, मैं इनको हटा नहीं सकते, आईएएस को आईपीएस को, क्यों नहीं हटा सकते, वो ये है। तो इस केस में क्या होगा, जो मेंबर ऑफ सिविल सर्विसेज स्टेट का, तो वो ही विल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो स्टेट में गवर्नर और सेंटर में जो है प्रेसिडेंट। आगे क्लॉज 2 क्या कहती है, आर्टिकल 310 का 2 क्लॉज क्या कहती है, नॉट विथ स्टैंडिंग दैट ए पर्सन होल्डिंग ए सिविल पोस्ट notwithstanding that a person holding a civil post under the union or a state hold office during the pleasure of the president or the case may be of the governor of the state, any contract under which a person not being a member of the defense। तो ये दोनों के लिए अलग अलग रूल्स हैं, जो सिविल पोस्ट है या डिफेंस वाली पोस्ट है उनके लिए अलग रूल्स हैं, बाकियों के लिए अलग है, ठीक है। तो उस केस में क्या है, इज अपॉइंटेड टू होल्ड सच ए पोस्ट जिसमें कोई स्पेशल क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है, ठीक है ना, तो उसको क्या है, आप पैसे दे करके हटा सकते हो उसके टर्म से पहले भी, ये है इसमें। इफ बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ एन एग्रीड पीरियड दैट पोस्ट इज abolished और ही इज फॉर रीजंस नॉट कनेक्टेड विद एनी मिसकंडक्ट ऑन हिज पार्ट रिक्वायर्ड टू वेकेट दैट पोस्ट, ठीक है। फिर इसमें आता है सेक्शन 408 ऑफ द कंपनीज एक्ट। ये सेक्शन 408 में पावर्स हैं, क्या है, टू कॉन्स्टिट्यूट एनसीएलटी। ये एनसीएलटी जो कॉन्स्टिट्यूट होता है वो यहां से पावर आ रही है सेक्शन 408 से। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूट ट्रिब्यूनल नोन एज एनसीएलटी, जिसमें प्रेसिडेंट होगा और सच नंबर ऑफ जुडिशियल या टेक्निकल मेंबर्स होंगे। ये पावर यहां से आ रही है, एनसीएलटी वाली जो पावर आ रही है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है, इसको भी हमें पढ़ना चाहिए, जो प्रीएम्बल है इसका, ठीक है, ये प्रीएम्बल है इसका, ये मैंने पहले ही आपके साथ शेयर किया हुआ है। फिर इसके अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। पहला क्या है, पहला तो ये इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। सेकंड क्या है, जो स्टेट और टेरिटरीज हैं ये फर्स्ट शेड्यूल में दी गई है, ठीक है। थर्ड आर्टिकल क्या कहता है इसमें, ये कहता है द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज, ठीक है। तो टेरिटरीज में ये है, इस तरह से आगे देखते हैं। तो किसी का भी एरिया बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है ना, स्टेट्स का, वो यहां से पावर आ रही है। किसी भी स्टेट का नाम चेंज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए अगर किसी स्टेट का नाम चेंज करना है तो उसके इसमें क्या है कि भाई रिकमेंडेशन होगी प्रेसिडेंट की, और अगर उसमें इट अफेक्ट्स द एरिया बाउंड्रीज और नेम ऑफ एनी ऑफ द स्टेट्स, तो फिर उस स्टेट लेजिस्लेचर में भी जाएगा, ठीक है। और उसके इसमें एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड दिया गया है जहां से उनके व्यूज लिए जाएंगे। फिर ये सिटीजनशिप के बारे में कि कौन कौन सिटीजन हो सकते हैं, ठीक है। ये आर्टिकल 5 है सिटीजनशिप का। ये आप अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप पढ़ सकते हैं। फिर फंडामेंटल राइट्स की बात आती है, ठीक है ना। 13 में बात करता है ये फंडामेंटल राइट्स की। फोर्टीन्थ इक्वालिटी है, ठीक है। 15th प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है। ये हमने 19 पढ़ी लिया। इसमें इंपॉर्टेंट चीज को ये तो देख लेते हैं
क्योंकि बहुत लंबा है ये मटेरियल, तो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको करा देता हूँ। बाकी मैंने इस पूरा कंपाइल कर दिया है आपके लिए, भाई आप कुछ भी इसमें देखना चाहें तो देख सकते हो। ये 32 में वही रेट्स वाला, वही को वारंटो, सर्टिओरेरी, मैंडेमस, हैबियस कॉर्पस। ये फिर कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है राइट्स के अलावा, ठीक है ना। तो अब ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जैसे भाई कुछ राइट्स हैं तो इनकी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या है, टू, एक तो ये टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम को जो है रिस्पेक्ट करना है। ये 51A में दी गई है। फिर एग्जीक्यूटिव पावर दे रखी है 53 में। 54 में इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है। अब इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट वैसे ही होता है जैसे हमारे यहाँ इलेक्शन होता है ना, प्रेफरेंशियल वोटिंग, वही चीज है। प्रेसिडेंट के लिए सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है, एंड ही हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स एंड इज क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। इम्पीचमेंट के लिए, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कैसे होता है, ये सब दिया हुआ है इसमें। इसके बाद में ऐसा करते हैं, दूसरे वाले पीपीटी देख लेते हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है, या कुछ क्वेश्चंस देखते हैं पहले, ठीक है जी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में, और उसी से फिर हम आर्टिकल पढ़ लेंगे, ठीक है। जिस आर्टिकल के बारे में वो क्वेश्चन होगा उसी आर्टिकल को हम पढ़ लेंगे, फिर वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि एक आध सवाल तो देखो पूछता ही है वो, 19(1)(g) पे पूछता है नॉर्मली। लो जी, आ गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहला क्वेश्चन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज ए, ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है, जो दिया गया है, कहाँ दिया गया है, आर्टिकल 32 और 226 में। ये क्या फंडामेंटल राइट है? यस, इट इज ए फंडामेंटल राइट, ठीक है, पार्ट 3 में दिया गया है। एंड राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट बाय द अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द राइट्स conferred by this part is guaranteed। ये आर्टिकल 32 में दिया गया, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट में आप मूव कर सकते हो फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स, ठीक है। एक बार पहले फंडामेंटल राइट्स डिस्कस कर सकते हैं 2 मिनट के लिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फंडामेंटल राइट्स तो हमने डिस्कस किए ना जी, अब 19 वगैरह डिस्कस नहीं किए अभी। नहीं, जो ये प्रियम्बल में दिए गए ना, वो भी फंडामेंटली माने जाते हैं। प्रियम्बल डिस्कस करना मतलब? हाँ जी। देखो जी, हमने डिस्कस किया ना आर्टिकल 14, इक्वल राइट ऑफ इक्वालिटी, है ना। फिर हमने 19 डिस्कस किया, मेजर डिस्कस किए हमने। हम 13-14 से शुरू कर लेते हैं, वहीं से 14 से शुरू है बेसिकली वो।
हम्म ये तो सिटीजनशिप वगैरह है, ठीक है ना, 8 हो गया। ये फंडामेंटल राइट्स आपके यहाँ से शुरू होते हैं जी, पार्ट 3 से, ठीक है। यहाँ से शुरू करते हैं, बढ़िया, अच्छा आपने बताया, यहीं से शुरू कर लेते हैं। पार्ट 3 में दिए गए हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। पार्ट 1 में तो बाउंड्रीज वगैरह के बारे में, स्टेट्स वगैरह के बारे में, ठीक है। फिर पार्ट 2 में हमारा सिटीजनशिप की बात करता है बेसिकली। पार्ट 1 में तो स्टेट्स वगैरह है, उसकी बाउंड्रीज है, पार्ट 2 में सिटीजनशिप है, और जो पार्ट 3 है फिर यहाँ पर ये फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 12 जनरल है, ठीक है। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि द स्टेट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट्स एंड ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज, ठीक है। अब 13 क्या है, 13 ये कहता है लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अब ये कहता है कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में बना दोगे आप, या इन वायलेशन बना दोगे, इनकंसिस्टेंट बना दोगे, वो वॉइड होगा, ठीक है। 13(1) ये बात करता है। 13(2) क्या कहता है, 13(2) ये कहता है द स्टेट शेल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और एब्रेजेस द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट 3, ठीक है। तो स्टेट भी कोई लॉ नहीं बना सकती। 13(1) क्या कहता है, 13(1) ये कहता है कि जो पहले थे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले जो भी लॉज थे, अगर वो हमारे पार्ट 3 से इनकंसिस्टेंट है तो वो वाइड हो जाएंगे। सबसे पहले तो इसने स्टेट की डेफिनेशन दे दी, ठीक है। यहां पर इसने बता दिया आर्टिकल 12 में कि स्टेट का क्या मतलब, या स्टेट वो वाली स्टेट नहीं है, मतलब यूपी और मध्य प्रदेश। स्टेट में गवर्नमेंट भी इंक्लूड है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इंक्लूड है, ठीक है ना, एंड दी गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट्स। तो स्टेट वर्ड जो यहाँ पर है उसमें गवर्नमेंट भी, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ये सारे चीजें इंक्लूडेड है। तो 13(1) में कहा वो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जो थे, अगर वो इनकंसिस्टेंट है तो वो वाइड हो जाएंगे। 2 क्या कहता है, जो स्टेट जो है इट विल नॉट मेक एनी लॉ, कोई भी आप, यू कैन नॉट टेक अवे दी फंडामेंटल राइट्स, ये 13(2) कहता है। 13(3) क्या कहता है, 13(3) कहता है कि लॉ का मतलब क्या है, लॉ में कोई भी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, ये सब चीजें लॉ के अंदर ही आ जाएंगी, ठीक है। 13(4) क्या कहता है, 13(4) ये कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल shall apply to any amendment of this constitution made under article 368, ठीक है। तो 368 में 368 जो है वो अलग है। 368 में क्या है, 368 में ये कि कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कैसे होगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट हुआ है ना बार बार, तो वो आर्टिकल 368 से गवर्न है। ये तो था हमारा आर्टिकल 13। अब अगला आता है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 बात करता है राइट ऑफ इक्वेलिटी की, ठीक है। तो राइट ऑफ इक्वेलिटी में क्या है, पहला तो कहता है इक्वेलिटी बिफोर लॉ, ठीक है। ये 14 हमने पहले भी डिस्कस कर लिया शुरू में कि भाई लॉ के सामने सारे बराबर है। 15 क्या कहता है, कोई भी आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ पे, ठीक है। भाई आप क्या, जैसे कई बार होता है भाई चाय की दुकान पे आप चाय नहीं पी सकते, वो एक्सेस टू शॉप्स है। पब्लिक रेस्टोरेंट पे आप शेड्यूल कास्ट हो, आप पब्लिक रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते, ऐसा कोई रोक नहीं सकता किसी को, ठीक है। वो कहाँ से पावर आ रही है, यहाँ से पावर आ रही है। होटल्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, तो यहाँ आप कोई भी ऐसी चीज नहीं कर सकते, या किसी को आप कह नहीं सकते भाई आप इस कुएं पे मत नहाओ, यहाँ से पानी मत लो, ये पिक्चरों में दिखाते हैं ना, वो सारी पावर यहाँ से आ रही है, ठीक है। ये आर्टिकल 15 हमारा कहता है कि कोई भी आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, ठीक है। आगे चलते हैं। नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है। And nothing in this article or in clause 2 of article 29 shall prevent the state from making any provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens, ठीक है। तो कई बार जैसे दिया ना माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस वगैरह आप एस्टेब्लिश कर सकते हो, होता है ना भाई, क्रिश्चियंस एसोसिएशंस हैं, या आपने सिक्स के लिए कुछ स्कूल्स वगैरह बनाए हुए हैं, तो वहां से आता है, 29 से आता है, ठीक है। या फिर शेड्यूल कास्ट के लिए या शेड्यूल ट्राइब के लिए। आर्टिकल 16 क्या बात करता है,
आर्टिकल 16 बात करता है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, और उसमें कोई भी आप डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते, ओनली ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट वगैरह, ये आर्टिकल 16 है, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 16(3) में क्या कहा गया, इसमें ही कहा गया कि पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना सकती है इन रिगार्ड टू क्लास और क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट या अपॉइंटमेंट टू एन ऑफिस अंडर द गवर्नमेंट, ठीक है। और 14 क्या, ये 4 क्या कहता है इसमें, 4 ये कहता है हमारा, ये 16(4) है, तो 16(4) हमारा कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट, ठीक है ना। भाई रिजर्वेशन होती है ना, जैसे बैकवर्ड क्लासेस के लिए, भाई वो कहता है कि सबको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी सबको इक्वल दी जाएगी, 16 में ही कहता है। लेकिन इसमें ये कहता है कि भाई कोई भी आप लॉ बना सकते हो, स्टेट का मतलब यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, ठीक है ना, तो वो कोई रिजर्वेशन के लिए, चाहे बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स हैं, ठीक है ना, जो एडिक्वेट जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है उस स्टेट में, जैसे स्टेट वाइज भी होता है, ठीक है ना, कि वो उस स्टेट में उसी स्टेट के एम्प्लॉयज लिए जाएंगे, तो वो यहां से आ रही है, 16(4) से पावर आ रही है। फिर ये रिलीजियस या डिनोमिनेशन इंस्टीट्यूशन, इसमें आ रही है पावर, ठीक है, 5 में, 16(5) में। 17 क्या कहता है, 17 कहता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो अस्पृश्यता है ये अपराध है, ठीक है ना, एंड इट इज फॉरबिडन, तो इट इज एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। ये आर्टिकल 17 से पावर आ रही है। 18 में आ रही है अबॉलिशन ऑफ टाइटल, जैसे पहले टाइटल दे देते थे गवर्नर, नंबरदार, ये वो, तो वो ये कहता है कि भाई इसमें ये टाइटल वगैरह सब कुछ अबॉलिश, जो पुराने वाले टाइटल थे। नो टाइटल, मिलिट्री या एकेडमिक डिस्टिंक्शन वो अलग चीज है, जैसे पद्म भूषण, पद्म विभूषण वगैरह, वो अलग चीज है, ठीक है ना। तो लेकिन ये बाकी जो पुराने टाइटल थे वो सारे खत्म। एंड नो सिटीजन ऑफ इंडिया shall accept any title from any foreign state, ठीक है। No person who is not a citizen of India shall, while he holds any office of profit or trust under the state, accept without the consent of the president any title from any foreign state, ठीक है। तो ये टाइटल की बात करता है। फिर 19 हो गया फ्रीडम, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा। तो आर्टिकल 19(1) में क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, असेंबली, ये सब हमने पहले ही कर लिया, ठीक है। आगे चलते हैं, लेकिन उसमें कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस बना सकते हैं 19 में, ठीक है ना, ये सब हम पहले कर चुके हैं, शुरू में हमने यही किया था। आगे चलते हैं, 20 पर चलते हैं। 20 में क्या कहता है, आर्टिकल 20 कहता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, ठीक है। भाई इसमें ये है कि no person shall be convicted of any offence except for the violation of the law in force at the time of the commission of the act, charged as an offence, nor be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of the commission of the offence। मतलब क्या है कि जब उसने ऑफेंस किया उस टाइम क्या लॉ था, ठीक है भाई, जब उसने ऑफेंस किया, मान लो उस टाइम 2 साल की सजा थी, बाद में आप कहते हो नहीं जी इसको तो 15 साल की होनी चाहिए, तो उसको 2 साल की मिलेगी बाद में अगर लॉ बना दी, इसका ये मतलब है, ठीक है। तो नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ द लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट। तो देखा कब जाएगा, कमीशन ऑफ द एक्ट, ठीक है। कन्विक्शन या फाइन वो या पेनल्टी उस हिसाब से होगी जो एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस प्रेविलेंट थी, बाद में लॉ बना दो तो बाद में उस पर एप्लीकेबल वो नहीं होगी, ये मतलब है। तो 22 क्या कहता है, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, ठीक है। तो ये भी है, एक ही ऑफेंस के लिए बार बार पेनल्टी आपको नहीं दी जा सकती, आप एक बार सजा भुगत चुके तो भुगत चुके। तीसरा, नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, ठीक है। उसके बाद में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, ये आर्टिकल 21 में, ठीक है। ये आर्टिकल 21 किस में काम आता है, ये आता है उसमें डेथ पेनल्टी में, ठीक है ना। तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है भाई। फांसी भी तो देते ही ना, तो फांसी में तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ नहीं रहता, तो वो यहां से आ जाता है एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ में। फिर आर्टिकल 22 क्या कहता है,
प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, ठीक है। अब भाई किसी को थाने में पकड़ के ले जाते हैं, कहते हैं ना भाई वहां से फोन कर सकता है वो, तो नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड एज सुन एज मे बी ऑफ द ग्राउंड फॉर सच। तो जिसको भी अरेस्ट किया गया उसको बताया जाएगा भाई किस ग्राउंड पे आपको अरेस्ट किया गया है। नॉर शैल बी डिनाइड द राइट टू कंसल्ट एंड टू बी डिफेंडेड बाय ए लीगल प्रैक्टिशनर, तो किसी वकील को भी वो बुला सकता है, ठीक है। 24 आवर्स में, ये सबको मालूम है भाई, 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, वो यहां से आ रहा है 22 सब क्लॉज 2 से आ रहा है, ठीक है। 3 क्या कहता है, इसमें यह है कि अगर कोई अलाइन एनिमी है, ठीक है, तो उस पर यह क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होगी, या टू एनी पर्सन हु इज अरेस्टेड और डिटेन्ड अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। फिर 22(4) क्या कहता है, नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है, ये मकोका वगैरह है, ठीक है, जो टेररिस्ट वगैरह पे लगाते हैं। शेल ऑथराइज डिटेंशन ऑफ ए पर्सन फॉर ए लॉन्गर पीरियड देन 3 months, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, एक एडवाइजरी बोर्ड बनाओगे, ये सब चीजें डिटेंशन वगैरह से ऊपर, ठीक है। ये 22 चल रहा है, आगे चलते हैं 23 है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर, ठीक है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग या बेगार, ये सारी चीजें, या फोर्स्ड लेबर, ये सारी प्रोहिबिटेड है, ठीक है। जैसे इसमें वो था एक स्वामी अग्निवेश ने एक आंदोलन भी चलाया था इसमें, तो वो भी इसमें कवर्ड है, आर्टिकल 23 इसमें आता है। वो कंपल्सरी इम्पोजिशन नहीं, लेकिन आप कई बार क्या होता है ना भाई, कहते हैं ना कंपल्सरी आपको सर्विस करनी पड़ेगी, जैसे इवन कोरोना में भी आ गया था, ठीक है ना, कि भाई कई बार क्या होता है डॉक्टर्स की ड्यूटी लगा देते हैं, इवन मेडिकल स्टूडेंट्स को कह देते हैं भाई आपको कंपल्सरी ये परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो नथिंग इन दिस आर्टिकल, वो यहाँ से पावर आ रही है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम इम्पोजिंग कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पस, ठीक है। लेकिन उसमें भी स्टेट भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। 24 क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, ठीक है। तो 14 साल से कम वाला आदमी, कोई बच्चे को आप किसी फैक्ट्री या माइन या हैजर्डस ऑक्यूपेशन में एम्प्लॉयमेंट में नहीं लगा सकते, ठीक है। 25 क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, ठीक है। तो कोई भी आदमी कोई भी धर्म अपनाए, तो ये 25 से आ रहा है आपका। सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, ठीक है। लेकिन रेगुलेट कर सकते हैं, रेगुलेटिंग और रिस्ट्रिक्टिंग इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और अदर सेकुलर एक्टिविटी, providing for social welfare and reform or the throwing open of Hindu religious institutions of a public character to all classes and sections of Hindus। अब ये कृपान वाला, जैसे सिख कृपान रखते हैं, तो वो यहाँ से आ रहा है, वेयरिंग एंड केयरिंग ऑफ कृपान शैल बी डीम्ड टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोफेशन ऑफ द सिख रिलीजन, ठीक है ना। तो जो सिख धर्म को अपनाते हैं वो कृपान रख सकते हैं, होता ना भाई एयरपोर्ट पे भी ले जा सकते हैं, उसमें दिया हुआ है भाई इतने साइज की होनी चाहिए, ये आगे चलते हैं। तो 26 है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। 27 क्या है, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। तो आप किसी को टैक्सेस नहीं लगा सकते। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस द प्रोसीड्स ऑफ विच आर स्पेसिफिकली अप्रोप्रिएटेड इन पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन या रिलीजियस डिनोमिनेशन, ठीक है। पर दूसरी सेस वगैरह तो लगाते हैं, जैसे एग्रीकल्चरल सेस लगाते हैं, हायर एजुकेशन सेस लगा दिया, एजुकेशन सेस लगा दिया, कृषि कल्याण सेस लगा दिया, वो लगा देते हैं, ठीक है ना। पर हिंदू सेस ऐसे करके नहीं लगा सकते, ठीक है। ये चीज ये 27 में आ रही है। 28 क्या है, फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो ये मदरसे वगैरह ये यहाँ से गवर्न हो रहे हैं 28 से, ठीक है। लेकिन अगर कोई पूरा स्टेट फंड से चलता है तो नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स, ठीक है। लेकिन इसका होली का क्या मतलब है, अगर पार्टी मेंटेन्ड है तो आप दे सकते हो। अब जैसे एक राष्ट्रीय गान वगैरह पे चला था पंगा, वो यहां से आ रहा था
28(3) से आ रहा था, वो कहता है कि नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन recognized by the state or receiving it shall be required to take part in any religious instruction that may be imparted in such institution or to attend any religious worship that may be conducted in such institution. ठीक है, तो यहां से आप नहीं कर सकते, कोई आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते. 29 में कहता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज. ठीक है, तो किसी की डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है या कल्चर है, तो उसको प्रिजर्वेशन के लिए वो गवर्नमेंट कर सकती है, उसके लिए कोई कानून बना सकती है. 30 क्या कहता है आर्टिकल 30, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. ये जो क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस हैं या सिक्स इंस्टीट्यूशंस हैं वो आर्टिकल 30 से आ रहे हैं. ठीक है, तो जो भी माइनॉरिटीज हैं वो रिलीजन या लैंग्वेज के बेस पे वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है वो एस्टैब्लिश या एडमिनिस्टर कर सकते हैं. आगे चलते हैं. 31 हमने पढ़ ही लिया पहले ही. ठीक है ना. 31 में ये है कि भाई आर्टिकल 13 में पावर दे रखी है और आर्टिकल 31 में वो पावर ले ली. भाई स्टेट किसी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है अगर चाहे तो. ठीक है, या मैनेजमेंट ले सकती है या अमेलगमेशन मर्जर कर सकती है, ये सारी चीज ये 31 में आ गया. 31 भी क्या है, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस. इसका क्या मतलब है कि नन ऑफ द एक्ट्स एंड रेगुलेशंस स्पेसिफाइड इन 9th शेड्यूल nor any of the provisions shall be deemed to be void or ever to have become void on the ground that such act resolution is inconsistent with. वो 9th शेड्यूल में कुछ दे रखे हैं तो ये वायलेशन नहीं माना जाएगा, इसकी बात करते हैं. ये फिर मतलब 31 में वो पावर कुछ कुछ वापस ले रहे हैं, समझ लो आप. ठीक है, 31 में जो पावर ऊपर दे रखी है वो कुछ कुछ वापस ले रहे हैं किन्हीं केसेस में. तो 31C क्या कहता है, 31C कहता है कि आर्टिकल 13 में जो भी लिखा हो तो नो लॉ गिविंग इफेक्ट टू द पॉलिसी ऑफ द स्टेट टुवर्ड्स सिक्योरिंग ऑल और एनी ऑफ द प्रिंसिपल्स लेट डाउन इन पार्ट 4 शैल बी डीम्ड टू बी वॉइड ऑन द ग्राउंड दैट इट इज इनकंसिस्टेंट. ठीक है, पार्ट 4 में ड्यूटीज हैं बेसिकली. 32 फिर वही आर्टिकल्स आ गए. ठीक है, 32 ने पढ़ लिया. 33 में क्या है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट. ठीक है, तो मॉडिफाई कर सकते हैं किस किस केस में, मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, मेंबर्स ऑफ द फोर्सेस चार्ज विद मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, पर्सन्स एम्प्लॉयड इन एनी ब्यूरो और अदर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, इंटेलिजेंस या काउंटर इंटेलिजेंस, ये सारे रॉ वगैरह वाले जो चीजें हैं वो यहाँ से आ रही हैं. ठीक है, 33 में आ रही हैं. तो इनके राइट्स कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं. ठीक है, पार्लियामेंट. फिर टेलीकम्युनिकेशन वगैरह में है ना, कोई फोर्स ब्यूरो या ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, सीबीआई में, कुछ रॉ में, इंटेलिजेंस यूनिट में, वो सारी चीजें ये 33 से आ रही है. 34 क्या कहता है कि रिस्ट्रिक्शंस हैं, अगर कोई मार्शल लॉ लगा दिया गया. ठीक है, तो फिर उसमें राइट्स रिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं. ये 35 में भी टेकिंग अवे ऑफ राइट्स की बात है कि किसी इमरजेंसी की सिचुएशन में क्या होगा, ये सब. ठीक है, ये तो था हमारा आर्टिकल, ये सारे राइट्स थे, फंडामेंटल राइट्स. फिर इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट है 4th में. ये क्या कहते हैं, पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट है. ये कहते हैं कि भाई गवर्नमेंट की भी कुछ ड्यूटीज है. ठीक है ना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, एनवायरमेंट, कल्चर, ये सब चीजें इसके अंदर दे रखी है. ठीक है जी, तो फंडामेंटल राइट्स तो हमने कर लिया जी डिस्कस. ठीक है जी, अब चले आगे. थैंक यू. अच्छा, ये जो सीएजी है वो होता है अपॉइंटमेंट ऑफ सीएजी, ये कौन करता है, ये करता है प्रेसिडेंट. ठीक है, ये कहां पर दिया गया, आर्टिकल 148 में. ठीक है, अब मैं आपको सीधा 148 पे ले चलता हूं. जो जो क्वेश्चन हम देखेंगे ना उसी इशू पे ले चलेंगे आपको.
ठीक है, ये रहा 148 है CAG, ठीक है ना। तो ये CAG के अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो अकाउंट्स होंगे यूनियन के और स्टेट्स के, ये किस फॉर्म में रखे जाएंगे? ये आर्टिकल 150 इसकी बात करता है। गवर्नमेंट के अकाउंट्स भी तो रखने जरूरी है ना, तो गवर्नमेंट के अकाउंट्स कैसे रखे जाएंगे? ये कहां से आता है? आर्टिकल 150 से आता है। ये रहा, फॉर्म ऑफ अकाउंट्स, द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स शैल बी केप्ट इन सच फॉर्म एज द प्रेसिडेंट में ऑन द एडवाइस ऑफ द CAG प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये आर्टिकल 150। उसके बाद में जो रिपोर्ट है CAG की, ये किसको सबमिट होती है? ये कहां से आ रहा है? आर्टिकल 151 में आ रहा है, ये ऑडिट रिपोर्ट्स, ठीक है। CAG जो ऑडिट करेगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का, ये कहां पर होता है? ये होगा आपको, आप सबमिट करना है टू द प्रेसिडेंट हु शैल कॉज देम टू बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। ये आ रहा है आपका आर्टिकल 151 से। और जो स्टेट की रिपोर्ट है, स्टेट की CAG की रिपोर्ट ऑफ द CAG रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ द स्टेट, ये कहां पर सबमिट? यूनियन वाली तो प्रेसिडेंट को सबमिट करोगे, ठीक है ना, जो बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखेगा। जो स्टेट वाली है वो किसके पास रखोगे आप? ये नेचुरली गवर्नर के पास रखोगे, ठीक है ना। ये यहाँ दिया हुआ है आर्टिकल 151(2) में, रिपोर्ट ऑफ द CAG रिलेटिंग टू अकाउंट्स ऑफ द स्टेट, ये दी जाएगी गवर्नर, ठीक है। और ये रखेगा बिफोर द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स। आगे देखते हैं। अच्छा, ये तो हमें मालूम ही है कि भाई हाई कोर्ट में क्या होता है। हाई कोर्ट में अगर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ है, ठीक है ना, तो उस केस में क्या करता है कि हाई कोर्ट अपने पास में ला लेता है। इफ द हाई कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट ए केस पेंडिंग इन अ कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट इन्वॉल्व्स अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, द डिटर्मिनेशन ऑफ व्हिच इज नेसेसरी फॉर द डिस्पोजल ऑफ द केस, इट शैल विथड्रॉ द केस एंड मे डिटर्मिन द सेड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड रिटर्न द केस टू द कोर्ट, ठीक है। किसी लोअर कोर्ट में कोई केस चल रहा है, क्वेश्चन ऑफ लॉ से रिलेटेड है, न्यूज़पेपर में देखा, ठीक है, तो हाई कोर्ट उस केस को अपने पास बुला सकता है। वो क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिसाइड करेगा और दोबारा उस केस को वापस भेज देगा। ये क्या है? आर्टिकल 228, ठीक है। देख लेते हैं आर्टिकल 228 में क्या लिखा। ये जो भी चीजें हम पढ़ते हैं कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है सारी बातें। ये है जी हमारा 228, ठीक है। ये ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस टू हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट को लगता है दैट ए केस पेंडिंग इन ए कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट इन्वॉल्व्स अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, द डिटर्मिनेशन ऑफ व्हिच इज नेसेसरी फॉर द डिस्पोजल ऑफ द केस, वो वहां से केस को विड्रॉ कर लेगा, या तो खुद डिस्पोज ऑफ कर देगा या फिर उस क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिसाइड करके दोबारा कोर्ट को वापस दे देगा। ये 228 में आता है, ठीक है। तो इतना ही है मेरे हिसाब से, काफी हमने कर लिया कॉन्स्टिट्यूशन। कोई और पर्टिकुलर क्वेश्चन आपने पूछना हो तो पूछ सकते हैं। ये जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं जैसे 42nd 43rd, उन पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। 43rd करना है, 43rd कर लेते हैं। वैसे बेसिकली पता क्या है जी, वो 19 वगैरह पे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। 19 पे पूछेगा, 32 पे पूछेगा, 226 पे पूछेगा, एनसीएलटी के पावर्स पूछेगा, इतना ही पूछता वो मेनली।
ये आपके लिए मैंने पूरा इसमें डाल दिया है। 43 क्या कहता है? 43 कहता है लिविंग वेज एटसेट्रा फॉर वर्कर्स द स्टेट शेल एंडेवर टू सिक्योर। 43 की बात कर रहे हैं ना आप, या 43A? नहीं, मैं अमेंडमेंट की बात कर रहा था। 43rd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन और 42nd अमेंडमेंट। अच्छा 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 अच्छा, क्या है, किस चीज से रिलेटेड है वो, कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है, बता सकते हैं? एक तो केशवानंद भारती केस था जो उससे था कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट कोई भी लॉ नहीं बना सकता स्टेट। वो तो है ही, वो तो शुरू में दिया हुआ, वो तो बेसिकली उसी में है ना, 13 में से 13 में आ जाता वो तो चीज। 43rd अमेंडमेंट 1977 में आता रिगार्डिंग इफ एनी स्टेट लॉ इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ वो तो है, वो आर्टिकल 13 में सारी चीजें, वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो चुकी है ना, ऐसा अलग से नहीं पूछेगा वो, कोई हमारा कोई लॉ का पेपर थोड़ी है, ऐसा कुछ नहीं, वो नहीं पूछने वाला। तो मेरे ख्याल काफी हमने डिस्कस कर लिया, हो गया काम अपना।